नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं ये रासायनिक बलगतिकी चैप्टर है और आज से ये स्टार्ट हो रहा है। तो रासायनिक बलगतिकी क्या होता है? तो रासायनिक बलगतिकी क्या है? ये रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम रासायनिक अभिक्रियाओं के गति का अध्ययन करते हैं, उसकी स्पीड का अध्ययन करते हैं, उसकी दर का अध्ययन करते हैं और रासायनिक अभिक्रिया के वेग को, दर को प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करते हैं। अब रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग का अध्ययन हम रासायनिक बलगतिकी के अंतर्गत करते हैं। अब किस प्रकार की अभिक्रिया का अध्ययन करते हैं? देखिए, कुछ अभिक्रियाएं होती हैं जो बहुत ही मंद गति से होती हैं, बहुत ही स्लो होंगी। तो ऐसी अभिक्रियाओं की गति का अध्ययन हम लोग इसमें नहीं करेंगे। जैसे धातुओं का संक्षारण है। अब धातुओं का संक्षारण इतना मंद गति से होता है कि 6 महीना, साल भर लग जाता है या बहुत सारे टाइम लगते हैं, तो उसके गति का अध्ययन हम लोग इसमें नहीं करेंगे, उसके गति से मतलब भी नहीं है। और जो आयनिक अभिक्रियाएं होती हैं, अत्यधिक तीव्र अभिक्रियाएं होती हैं, उसका अध्ययन भी हम इसमें नहीं करते। वो कुछ ही सेकेंड या नैनो सेकेंड में हो जाती हैं अभिक्रियाएं। जो आयनिक अभिक्रियाएं होती हैं वो कुछ नैनो सेकंड में या माइक्रो सेकंड में हो जाती हैं अभिक्रियाएं, तुरंत आयनों में वो होती हैं और तुरंत अभिक्रिया करके बन जाती हैं। तो ऐसे किसी भी अभिक्रिया का अध्ययन हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग केवल ऐसी अभिक्रिया का अध्ययन करेंगे जो ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लेती हैं और ना ही बहुत स्पीड में होती हैं, ना तो बहुत कम समय लेती हैं। जो बीच में कुछ समय लेती हैं उसका हम अध्ययन इस अभ्यास में या इस चैप्टर में करेंगे। लिख दिया है यहाँ पर मैंने भाषा। रासायनिक बलगतिकी रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम रासायनिक अभिक्रियाओं के वेग और उसको प्रभावित करने वाले कारकों का अध्ययन करते हैं, रासायनिक बलगतिकी कहलाता है। अत्यधिक मंद जैसे संक्षारण की क्रिया तथा अत्यधिक तीव्र जैसे आयनिक अभिक्रियाएं का अध्ययन नहीं करते, हम लोग नहीं करेंगे। तो यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए और इससे आगे देखते हैं। अब हम लोग सीखते हैं कि किसी भी अभिक्रिया का औसत वेग कैसे निकाला जाता है। तो किसी भी अभिक्रिया का औसत वेग निकालना है तो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, अभिक्रिया का औसत वेग दो तरीके से निकाल सकते हैं। कोई अभिक्रिया हो रही है तो उसका औसत वेग दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो उसके अभिकारक की सांद्रता के आधार पर और एक तो उसके उत्पाद की सांद्रता के आधार पर। अब इस बात को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन आपको करवाना है और आपने अभिकारक लिया और अभिकारक लिया T बराबर 0 पर। T बराबर 0 मतलब अभी शुरुआत हुआ है रिएक्शन होना, और T बराबर 0 पर अभिकारक की सांद्रता है 50 मोल प्रति लीटर। अभिकारक की सांद्रता क्या है? 50 मोल प्रति लीटर है। और T बराबर, अच्छा, और उत्पाद कितना होगा? 0 होगा। भाई जब अभिकारक T बराबर 0 मतलब जस्ट अभी अभिक्रिया शुरू हुई है, और जस्ट अभी अभिक्रिया शुरू हुई है तो अभिकारक जितना लेंगे टोटल अभिकारक ही होगा और उत्पाद की मात्रा या उत्पाद की सांद्रता 0 होगी। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, टाइम 0 से टाइम 1 हुआ तो हो सकता है ये 50 से रह गया 40। अब जब ये 50 से 40 रह गया इसका मतलब 10 उत्पाद बन चुका है। और कुछ देर बाद T बराबर 2 पर ये 40 से बचेगा 30, मतलब कि अभिकारक की सांद्रता घटती जाएगी और उत्पाद बन जाएगा 20। T बराबर 3 पर क्या होगा? ये सांद्रता और घट जाएगी, 20 हो जाएगी और ये बन जाएगा 10। और T बराबर 4 पर कुछ समय बाद और क्या होगा? ये 10 बचेगा और ये हो जाएगा, सॉरी, ये 30 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? 40। और T बराबर 5 पर क्या होगा? ये 0 बचेगा और ये पूरा का पूरा उत्पाद बनकर तैयार हो जाएगा। अब आपको अभिक्रिया का औसत वेग निकालना है। तो अभिक्रिया का औसत वेग निकालना है तो औसत वेग निकालना हो तो किन्हीं दो समय अंतराल के बीच में निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए आप लोग निकालना चाहते हैं T बराबर 1 से T बराबर 4 के बीच का। आप इन दोनों के बीच में क्या निकालना चाहते हैं? औसत वेग निकालना चाहते हैं। तो औसत वेग अभिकारक के हिसाब से निकालना है तो कैसे निकालते हैं? देखिए क्या होता है फार्मूला ये है कि अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन। तो अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन कैसे होगा? तो देखिए अभिकारक को देख लीजिए। अब यहां पर जो रहेगा इसको मान लीजिए जो बाद में है, जो बाद में हुआ है सांद्रता, उसे मानते हैं R2, और जो पहले था उसको मानते हैं उस सांद्रता को R1।
यानी कि शुरुआत में जिन टाइम अंतराल के बीच में आप सांद्रता निकाल रहे हैं उसमें से जो बाद में टाइम आया है उस पर जो सांद्रता होगा उसे R2 मानेंगे और जो पहले वाले पर सांद्रता होगा उसे R1 मानेंगे। और बाद की सांद्रता में से जब हम पहले की सांद्रता को घटाते हैं तो ये निकल जाता है अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन और बटे समय अंतराल, इसको आप मान लीजिए T1, इसको मानेंगे या बाद वाले समय को मानेंगे T2 और पहले वाले समय को मानेंगे T1। यानी कि समय अंतराल का फार्मूला होगा T2 माइनस T1। मतलब कि आपको अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन निकालना है। तो परिवर्तन कैसे निकालते हैं? जो बाद में सांद्रता है उसमें से जो पहले सांद्रता थी उसे घटा देंगे। तो पहले कितनी थी? टाइम स्टार्ट हुआ था तो 50 से। अब इसके बीच का आपको निकालना है तो पहले ये सिचुएशन पड़ा था तो इसकी सांद्रता हम बाद में लिखेंगे और जो बाद में आया है सांद्रता उसे पहले लिखेंगे और इस प्रकार से आपका क्या निकलेगा? अभिक्रिया का औसत वेग निकलेगा। अब चलिए इस फार्मूले के लिए अगर निकालेंगे तो इसके लिए R2 का मान क्या है? R2 का मान क्या है? 10 है माइनस R1 का मान क्या है? तो R1 का मान है 40 बटे T2 का मान क्या है? T2 का मान क्या है? 4 है माइनस और T1 का मान क्या है? T1 का मान है 1। अब देखिए 40 में से 10 निकलेगा तो बचेगा -30 बटे 3 और काटने पर आ जाएगा -10। अब ये माइनस क्यों आ गया? माइनस इसलिए आ गया क्योंकि अभिकारक की सांद्रता घटती जा रही है, इसलिए माइनस में आ गया। तो अब ये माइनस में आ गया है लेकिन दर को, औसत वेग को यहाँ पर कभी भी माइनस में नहीं छोड़ते, इसलिए क्या लगा देते हैं? इसके सामने मॉड लगा देते हैं। या तो आप मॉड लगा लीजिए और या फिर इसके सामने माइनस लगा लीजिए। तो मॉड मत लगाइए, यहाँ पर माइनस लगा लीजिए, यहाँ पर माइनस लगा दीजिए। ठीक बात है। तो ये माइनस किस लिए लगाते हैं? क्योंकि इसके आगे जब माइनस आ जाएगा, इसके आगे जब माइनस आ जाएगा तो ये माइनस को इसको प्लस कर देगा और फिर हमारा +10 आ जाएगा। अब देखिए बराबर R2 माइनस R1, ये अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन है। इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं, देखिए माइनस की जगह पर माइनस लिखिए और इसकी जगह पर लिख सकते हैं डेल्टा R बटे T2 माइनस T1 की जगह पर लिख सकते हैं डेल्टा T और ये आपका औसत वेग का फार्मूला बन गया। औसत वेग ये फार्मूला बनकर तैयार हो गया। अब देखिए उत्पाद के हिसाब से लिखना है तो उत्पाद के हिसाब से लिखना है। मान लीजिए T1 और T2 के बीच में ही, इसी 1 और 4 के बीच में ही लिखना है। तो देखिए ये उत्पाद पहले था तो इसको मान लीजिए P1, इसको क्या मानेंगे? P1 क्योंकि ये पहले था। और बाद में क्या हुआ? P2। जब भी किसी की सांद्रता में परिवर्तन निकालना होता है तो परिवर्तन निकालने के लिए जो बाद में है उसमें से जो पहले था उस स्थिति को घटा देते हैं। तो बाद में क्या हुआ है? P2। तो P2 माइनस क्या कर देंगे? P1 कर देंगे और बटे टाइम तो वही रहेगा T2 माइनस T1, ये कर देंगे। अब देखिए इस पर लगा कर देखिए कि क्या आ रहा है हमारा। तो P2 का मान क्या है? 40 है माइनस P1 का मान क्या है? 10 है और बटे T2 का मान क्या है? 4 माइनस 1। तो 40 में से 10 गए 30 बटा 3 बराबर हो गया 10। अब ये तो प्लस में ही आ गया। तो जब प्लस में ही आ गया इसका मतलब क्या हुआ कि उत्पाद बढ़ रहा है। जैसे जैसे अभिक्रिया आगे बढ़ रही है वैसे वैसे जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे उत्पाद भी बढ़ रहा है, इसलिए इसका मान प्लस में ऑटोमेटिक आया। इसलिए इसके आगे मॉड या प्लस वलस लगाने की जरूरत नहीं है। अब चलिए इसका फार्मूला बनाते हैं हम लोग। तो P2 माइनस P1 को लिख सकते हैं डेल्टा P बटे T2 माइनस T1 को लिख सकते हैं डेल्टा T और ये हो गया औसत वेग का फार्मूला। तो औसत वेग आप लोग उत्पाद के हिसाब से भी लिख सकते हैं और अभिकारक के हिसाब से भी लिख सकते हैं और ये फार्मूला हो गया। अभिक्रिया का औसत वेग अभिकारक अथवा उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन के औसत समय दर को अभिक्रिया का औसत वेग कहते हैं। ध्यान से समझिए, अभिक्रिया का औसत वेग क्या है? औसत वेग मतलब एवरेज क्या स्पीड है अभिकारक के उत्पाद में परिवर्तन का। अब इस औसत वेग को कैसे निकालते हैं?
अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन ऊपर लिखते हैं और नीचे समय अंतराल। अब अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन कैसे लिखेंगे? तो अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन कैसे लिखेंगे? जो जिन समय अंतराल के बीच में आपको ज्ञात करना है औसत वेग, उस समय अंतराल में जो बाद वाला समय है, उस बाद वाले समय पर जो सांद्रता है उसे R2 मान लीजिए, उसे पहले लिखिए और माइनस कर दीजिए इसमें से जो पहले समय है उस पर जो सांद्रता थी उसको, यानी कि R2 जो बाद की सांद्रता है माइनस जो पहले की सांद्रता थी। जिन समयों के बीच में आप सांद्रता ज्ञात करना चाहते हैं उन समयों में जो बाद के समय की सांद्रता है उसे पहले लिखेंगे और जो पहले के समय की सांद्रता है उसे बाद में लिखेंगे और फिर उसे घटा देंगे तो क्या होगा, ये निकल जाएगा अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन और बटे समय अंतराल। समय अंतराल माने बाद वाला समय माइनस पहले वाला समय। तो इस तरह से अब R2 का मान, हमारे एग्जाम्पल में R2 का मान क्या था? 10 था, 10 मोल बचा था और R1 कितना था? 40 मोल था, यानी 40 मोल से घटते 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 10 मोल बचा था अभिकारक। तो आ गया -30 और बटे समय अंतराल आ गया 3, काटने पर +10 आ गया, -10 आया। अब माइनस क्यों लगा दिए? क्योंकि हमें दर निकालना है और दर क्या होता है? हमेशा प्लस में ही होता है, तो इसलिए आगे माइनस लगा दीजिए फार्मूले के। तो औसत वेग बराबर हुआ माइनस की जगह पर माइनस। ये माइनस क्यों आया? क्योंकि हमारा दर माइनस में आ रहा था, तो एक माइनस एक्स्ट्रा लगा दिए ताकि ये प्लस बन जाए। तो माइनस R2 माइनस R1, इस दर को इसकी जगह पर हम डेल्टा R लिख सकते हैं और T2 माइनस T1 इसकी जगह पर डेल्टा T लिख सकते हैं। तो ये औसत वेग बन गया। और ऐसे ही उत्पाद वाला भी हो गया, बाद वाला उत्पाद माइनस पहले वाला उत्पाद, उत्पाद की सांद्रता बटे समय अंतराल। तो ये बन गया औसत वेग का फार्मूला। अब देखिए आप लोग तात्क्षणिक वेग क्या होता है। तो तात्क्षणिक वेग में कुछ नहीं करना है, जो औसत वेग का फार्मूला है यही औसत वेग का फार्मूला लगेगा, बस इसमें लिमिट 10 to 0 कर देंगे, लिमिट T 10 to 0 और बाकी सब कुछ सेम, बाकी सब कुछ सेम, माइनस डेल्टा R बटे डेल्टा T हो जाएगा। और अगर उत्पाद के हिसाब से लिखना चाहते हैं तब भी लिमिट T 10 to 0 और डेल्टा P बटे डेल्टा T, यही उत्पाद वाला फार्मूला लिखिए T 10 to 0। तात्क्षणिक वेग का अर्थ ये होता है ना, किसी विशेष क्षण पर, मतलब जैसे मतलब सांद्रता चेंज हो रहा था तो किसी विशेष क्षण पर वेग क्या है, किसी विशेष पॉइंट पर, यानी लगभग t बराबर 0, यानी जैसे यहाँ पर 1 सेकंड से 4 सेकंड के बीच में आप ज्ञात कर रहे हैं, तो लगभग 0 सेकंड के अंतर पर आपको अभिक्रिया का वेग निकालना है, तो उसे तात्क्षणिक वेग कहेंगे। यानी किसी विशेष क्षण पर अभिक्रिया का वेग तात्क्षणिक वेग कहलाता है। तो स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग इसका। रस समीकरण मितीय गुणांक से भाग देना। अब ये सबसे पहले समझिए रस समीकरण मितीय गुणांक क्या चीज होता है। तो देखिए जैसे ऐसे कोई रिएक्शन लिखा है तो रिएक्शन में अभिकारक के सामने ये जो अंक लिखा है इसी को रस समीकरण मितीय गुणांक कहते हैं। ये जो जैसे N2O5 के आगे 2 लिखा है तो ये 2 रस समीकरण मितीय गुणांक है। देखिए NO2 के आगे 4 लिखा है तो ये 4 रस समीकरण मितीय गुणांक है। और ये क्या होता है, मोल की संख्या होती है, मतलब कितने मोल इसके लिए गए हैं, तो ये मोल होते हैं। O2 के आगे कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसका रस समीकरण मितीय गुणांक 1 हो गया। तो इस तरह से अब देखिए रस समीकरण मितीय गुणांक से भाग देकर औसत वेग को कैसे लिखते हैं। देखिए जैसे आपको औसत वेग इस समीकरण का, ये एक रिएक्शन है मान लीजिए, और इस रिएक्शन का आपको औसत वेग लिखना है, तो औसत वेग आप अभिकारक के हिसाब से भी लिख सकते हैं और उत्पाद के हिसाब से भी लिख सकते हैं। अब देखिए अभिकारक के हिसाब से लिखना है तो ये अभिकारक क्या है, ये है, तो ये की सांद्रता में परिवर्तन, ये की सांद्रता में परिवर्तन बटे डेल्टा टी हो गया। और ये क्या है, अभिकारक है, इसलिए आगे क्या लगा देंगे, माइनस लगा रहेगा, इसलिए इसके आगे क्या लगा रहेगा, माइनस लगा रहेगा। लेकिन इसके अलावा क्या करते हैं, इसका जो रस समीकरण मितीय गुणांक है इससे हम लोग भाग देते हैं, यानी 3 लिखा है तो 1/3 से भाग दे देंगे। और ये माइनस क्यों लगा, क्योंकि ये अभिकारक था तो अभिकारक वाले में माइनस लगता है। अब चलिए इसका औसत वेग लिखते हैं, तो इसका औसत वेग कैसे लिखेंगे, बी की सांद्रता में परिवर्तन यानी डेल्टा बी बटे डेल्टा टी, यही होगा, यानी डेल्टा बी बटे डेल्टा टी। और इसमें माइनस लगाना नहीं क्योंकि ये तो उत्पाद है, और इसके सामने क्या करेंगे, रस समीकरण मितीय गुणांक से भाग लगा देंगे, क्योंकि ये 2 मोल है और हमें एकांक का निकालना होता है, तो इसलिए 2 का भाग लगा देते हैं।
तो एकांक का निकल जाता है। अब जैसे इसका है तो इसका अभिकारक के हिसाब से निकालना है, तो इसमें तो डबल डबल अभिकारक है, एक ये भी अभिकारक है और ये भी अभिकारक है, तो इसके हिसाब से भी आप औसत वेग निकाल सकते हैं और इसके हिसाब से भी निकाल सकते हैं। तो चलिए दोनों के हिसाब से निकाल कर दिखाते हैं। जैसे यक्स के हिसाब से निकालना है तो क्या होगा, यक्स की सांद्रता में परिवर्तन बटे समय अंतराल डेल्टा टी, और इसके आगे माइनस ऑटोमेटिक लग जाएगा क्योंकि ये अभिकारक है, अभिकारक के औसत वेग में आगे माइनस लगा देते हैं क्योंकि इसकी सांद्रता लगातार घटती ही जाती है, अभिकारक लगातार घटता जाएगा जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगा और उत्पाद बनता जाएगा, तो इसलिए माइनस लगा देंगे। और आगे 2 लिखा है तो इसमें 1/2 से मतलब 2 का भाग लगा देंगे, तो ये हो गया औसत वेग। इसी को कहते हैं रस समीकरणितीय गुणांक से भाग देना। तो इसका औसत वेग अगर आपको निकालना है तो पूर्ण फार्मूला ये बनेगा। अब चलिए इसमें यक्स के हिसाब से भी आप औसत वेग निकाल सकते थे और वाई के हिसाब से भी तो निकाल सकते हैं। तो वाई की सांद्रता में परिवर्तन यानी कि डेल्टा वाई बटे डेल्टा टी, इसके आगे भी माइनस लगेगा क्योंकि ये भी उत्पाद ही है और 3 का भाग लगा दीजिए। तो चाहे इस अभिकारक के हिसाब से निकाल लीजिए और चाहे इस अभिकारक के हिसाब से निकाल लीजिए, दोनों एक ही आएंगे। और उत्पाद के हिसाब से भी निकाल सकते हैं, तो जेड की सांद्रता में परिवर्तन तो डेल्टा जेड बटे डेल्टा टी, और 4 लिखा है आगे तो 1/4 से भाग लगा दीजिए। इसके आगे माइनस नहीं लगेगा क्योंकि ये उत्पाद है, उत्पाद का मान तो बढ़ता है तो प्लस में है। ऐसे ही इसमें देखिए, जिसे इसमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे देखिए, N2O5 की सांद्रता में परिवर्तन यानी N2O5 ऐसे ऊपर लिख देंगे, N2O5 बटे डेल्टा टी हो जाएगा। और इसके आगे ये क्या है, ये अभिकारक है, अभिकारक है तो आगे माइनस लगेगा और 2 लिखा है रस समीकरणमिति, तो इसलिए 1/2 यानी इसी 2 से भाग लगा देंगे इसमें, तो ये औसत वेग का फार्मूला बन गया। चलिए अगर उत्पाद के हिसाब से निकालना है तो उत्पाद में NO2 है तो NO2 के हिसाब से भी औसत वेग लिख सकते हैं और O2 के हिसाब से भी लिख सकते हैं। तो चलिए NO2 के हिसाब से देखते हैं। ये इसी को कहते हैं रस समीकरणमितीय गुणांक का भाग देना, और ये औसत वेग का पूर्ण फार्मूला है, फुल फार्मूला है। ये रस समीकरणितीय गुणांक का भाग देना मत भूलिएगा। अगर आपसे औसत वेग का मात्रक पूछा जाए तो मात्रक कैसे लिखेंगे, तो औसत वेग का मात्रक लिखना हो तो मात्रक देख लीजिए। औसत वेग के फार्मूले में ऊपर क्या है, सांद्रता है, और सांद्रता का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर। मोल प्रति लीटर, प्रति लीटर को या तो प्रति ऐसे लगाकर लीटर लिख दीजिए और नहीं तो घात -1 चढ़ा दीजिए। तो सांद्रता का मात्रक हो गया मोल प्रति लीटर और प्रति सेकेंड नीचे टाइम है तो सेकेंड इनवर्स, यानी कि ये औसत वेग का मात्रक बन गया।